राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के दीक्षांत समारोह में शिरकत की और विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका को मजबूती से बढ़ा रहा है। उन्होंने बताया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत फुटवेयर सेक्टर को चैंपियन सेक्टर का दर्जा दिया गया है, जिससे निवेश और उद्योग विस्तार को बड़ा प्रोत्साहन मिला है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फुटवेयर उत्पादक और उपभोक्ता देश है और 2024 से 25 में हमारे निर्यात $2,500 मिलियन के पार पहुंच गए, जो आयात से 4 गुना अधिक है। उन्होंने FDDI और यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थहैम्पटन के बीच हुए MOU की सराहना की, जिसे टिकाऊ सामग्री और सर्कुलर इकोनॉमी पर केंद्रित बताया। राष्ट्रपति ने छात्रों को न सिर्फ बेहतर डिजाइन बनाने, बल्कि रोजगार सृजन, वैश्विक बाजार में भारतीय ब्रांड को मजबूत करने और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। आज उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। विद्यार्थियों की इस सफलता में योगदान के लिए मैं उनके शिक्षकों तथा अभिभावकों को भी सराहना करती हूँ। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि FDDI ने अपने योगदान के 40 वर्ष पूरी कर लिए हैं। इस 4 दशकों में विश्व में जितने परिवर्तन हुए हैं, उतने मानवता के इतिहास के किसी अन्य कालखंड में शायद ही हुई है। तेज गति से हो रहे बदलाव के इस कालखंड में अपनी प्रासंगिकता और सार्थकता बनाए रखना किसी भी संस्थान के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस उपलब्धि के लिए मैं FDDI की स्थापना से लेकर आज तक इस संस्थान से जुड़े सभी व्यक्तियों की मैं सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि वर्ष 2017 में इस संस्थान को इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा प्रदान किया गया है। मैं समझती हूँ कि राष्ट्रीय महत्व के इस संस्थान की उपयोगिता को बढ़ाने में यहाँ से कुशलता प्राप्त करने वाले पूर्व विद्यार्थियों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। आशा करती हूँ कि आज उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों उन पूर्व विद्यार्थियों की सफलता से प्रेरणा लेकर जीवन में आगे बढ़े। मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरे पूर्व वक्ता माननीय मंत्री ने सही कहा है। आज मैं जो अवार्ड दे रही थी, 12 विद्यार्थियों में से मुझे लगता है 8 विद्यार्थी महिलाएं हैं और यहाँ मैं देख रही हूँ महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। हम लोगों का भारत का जो सपना है 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है, मुझे लगता है महिलाएं और जितने बॉयज सब मिल के इसको जरूर साकार करेंगे, इसी में कोई दो राय नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सब ने एक ऐसे समय में अपने उपाधि प्राप्त की है जो भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। आज भारत अपनी आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ाने के साथ साथ विश्व के आर्थिक पटल पर अपनी आर्थिक भूमिका को और अधिक विस्तार देने के लिए सक्षम हो रहे हैं। मुझे बताया गया है कि फुटवेयर प्रोडक्शन और कंजप्शन में संख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारत का फुटवेयर एक्सपोर्ट $2,500 मिलियन से कुछ अधिक था। हमारे फुटवेयर इंपोर्ट्स लगभग $680 मिलियन के थे। मैं समझती हूँ
मुझे बताया गया है कि यहाँ एक इंस्टीट्यूशन है, लेकिन उसका 12 कैंपस है। इस कैंपस को आज बच्चे 500 बच्चे हैं। ये बच्चे जो अपना फुटवेयर स्टार्टअप खोलेंगे ऑल ओवर इंडिया में, और ये एक्सपोर्ट और भी ज़्यादा होगा और आर्थिक विकास के साथ साथ आत्मनिर्भरता भी, लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन का स्वागत करते हुए उनके अनुभव और सरल जीवन को देश के लिए प्रेरणा बताया। पीएम मोदी ने कहा कि राधाकृष्णन किसानों के परिवार से आते हैं और सामाजिक सेवा को जीवन भर समर्पित किया है। उन्होंने झारखंड में जनजातीय समुदायों के साथ राधाकृष्णन के गहरे जुड़ाव का भी उल्लेख किया। पीएम ने कहा कि नए अध्यक्ष में पद का बोझ नहीं, सेवा की भावना दिखाई देती है। सत्र शुरू होने से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि संसद को चुनावी वार्म अप एरिना बनाना लोकतंत्र के साथ अन्याय है। उन्होंने विपक्ष से सकारात्मक राजनीति और रचनात्मक भागीदारी की अपील की। बिहार चुनाव में महिलाओं की बड़ी भागीदारी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये सत्र देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण दिशा तय करेगा और युवा सांसदों को अधिक अवसर देने की आवश्यकता है। सदन के हम सभी माननीय सदस्यों के लिए ये गर्व की पल है आपका स्वागत करना और आपके मार्गदर्शन में सदन के माध्यम से देश को प्रगति की राह पर ले जाने के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा, महत्वपूर्ण निर्णय और उसमें आपका अमूल्य मार्गदर्शन एक बहुत बड़ा अवसर हम सबके लिए है। मैं सदन की तरफ से, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं। और मैं विश्वास भी कर देता हूं कि सभी इस सदन में बैठे हुए माननीय सदस्य ये उच्च सदन की गरिमा को संभालते हुए आपकी गरिमा की भी सदा सर्वदा चिंता करेंगे, मर्यादा रखेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हमारे सभापति जी एक सामान्य परिवार से आ रहे हैं, किसान परिवार से निकले हैं और पूरा जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित किया है। समाज सेवा ये उनकी निरंतरता रही है। राजनीतिक क्षेत्र उसका एक पहलू रहा है, लेकिन मुख्य धारा समाज सेवा की रही है। समाज के प्रति समर्पित होकर के जितना कुछ अपने युवा काल से लेकर अब तक वो करते आए हैं, करते रहे हैं, वो हम सभी समाज सेवा के प्रति रुचि रखने वाले लोगों के लिए एक प्रेरणा है, एक मार्गदर्शन है। सामान्य परिवार से, सामान्य समाज से, सामान्य राजनीतिक जहां अलग अलग करवट बदलती रही है, उसके बावजूद भी आपका यहां तक पहुंचना, हम सबका मार्गदर्शन प्राप्त होना, ये भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। ये मेरा सद्भाग्य रहा है कि मैं आपको लंबे अरसे से परिचित रहा हूं। सार्वजनिक जीवन में साथ साथ काम करने का अवसर भी मिला है, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में जब मुझे यहाँ दायित्व मिला और जब मैंने आपको अलग अलग जिम्मेवारियां में काम करते देखा, तो मेरे मन पर अतिशय सकारात्मक भाव जगना बहुत स्वाभाविक था। क्वायर बोर्ड के चेयरमैन के रूप में हिस्टोरिकली हाईएस्ट प्रॉफिट वाली इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट करना, यानी आपका किसी संस्था के प्रति समर्पण हो तो कितना विकास किया जा सकता है और कैसे दुनिया में उसकी एक पहचान बनाई जा सकती है, वो आपने करके दिखाया। आपको भारत के कई क्षेत्रों बहुत कम लोगों को ऐसा अवसर मिलता है। आप झारखंड में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, पुडुचेरी में राज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर अलग अलग दायित्व संभालते रहे
और मैं देखता था कि झारखंड में तो आदिजाति समाज के बीच जिस प्रकार से आपने अपना नाता बना दिया था, जिस प्रकार से आप छोटे छोटे गांव तक दौरा करते थे, वहां के मुख्यमंत्री बड़े गर्व के साथ इन बातों का जब भी मिलते थे जिक्र करते। और कभी कभी वहां के राजनेताओं के लिए भी चिंता होती थी कि हेलीकॉप्टर हो या न हो, इसकी कोई परवाह किए बिना जो गाड़ी है आप चलते रहते थे, रात को छोटे छोटे स्थान पर रुक जाना। ये जो आपने एक अपना सेवा भाव था, उसको राज्यपाल के पद पर रहते हुए भी जिस प्रकार से आपने उसको एक नई ऊंचाई दी, इससे हम भली भांति परिचित हैं। मैंने आपको एक कार्यकर्ता के रूप में देखा है, एक सहयोगी के रूप में हम साथ काम किए हैं, सांसद के रूप में देखा है, अलग अलग पदों पर देखते हुए आज यहाँ पर पहुंचे। लेकिन मैंने एक बात महसूस की है कि आमतौर पर सार्वजनिक जीवन में पद पर पहुंचने के बाद कभी लोग पद का भार अनुभव करते हैं और कभी कभी प्रोटोकॉल में दब जाते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि आपको और प्रोटोकॉल का कोई नाता ही नहीं रहा, आप प्रोटोकॉल के परे रहे। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में सोमवार को गीता जयंती महोत्सव 2025 का समापन भव्य रूप से संपन्न हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ज्योतिसर तीर्थ में उस पवित्र वट वृक्ष के दर्शन किए जहां हजारों वर्ष पहले श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता का दिव्य उपदेश दिया था। मुख्यमंत्री ने वट वृक्ष के नीचे आरती, पूजा और हवन में भाग लेकर गीता का ध्यान किया और आध्यात्मिक शांति का अनुभव किया। केशव पार्क में ऐतिहासिक दृश्य देखने को मिला जब 21,000 विद्यार्थियों ने एक साथ गीता के श्लोकों का पाठ किया। इस वैश्विक गीता पाठ से 114 खंडों के लगभग 1,77,000 विद्यार्थी और 50 से अधिक देशों के लोग ऑनलाइन जुड़े। मुख्यमंत्री ने इस प्रेरणादायक आयोजन पर सभी प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे अभूतपूर्व प्रयास बताया। साथियों, आज का ये पावन पर्व, जैसा अभी महाराज जी ने भी बताया है, ये पवित्र दिन, ये ऐसा पवित्र दिन हम सब के लिए है कि इस दिन हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है, गति से काम करने की आवश्यकता है। आज का ये पावन पर्व मार्गशीर्ष शुक्ल मोक्षदा एकादशी का है। हम सब जानते भी हैं कि ये हम सबको ये गौरव प्राप्त है दुनिया में कि इस पवित्र भूमि से 5163 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से मानव मात्र को गीता का, कर्म का, ज्ञान का संदेश दिया और वो संदेश, वो अमर संदेश है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। ये वो पवित्र भूमि है। मैं इस पवित्र भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती आप सबको, पूरे हरियाणा प्रदेशवासियों को, पूरे देशवासियों को, पूरी मानवता को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और भगवान से प्रार्थना भी करता हूं, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से, वह आप सबके जीवन को ज्ञान के उसी आलोक से आलोकित करे जिससे भगवान श्री कृष्ण ने मोहग्रस्त अर्जुन को कर्म योग के लिए प्रेरित किया था। ये वही पवित्र भूमि है। साथियों, मेरा परम सौभाग्य है कि आज गीता जयंती पर मुझे 48 कोस के तीर्थों के जो हमारे समितियों के माननीय सदस्य हैं, हमारे माननीय पदाधिकारी हैं, जो 48 कोस के इस क्षेत्र में फैले हुए हैं, आज इस एक ही सभागार में सभी तीर्थों के मुझे दर्शन हो रहे हैं। ये मेरे लिए बड़े परम सौभाग्य की बात है। मैं सभी तीर्थों से आए हुए हमारे संतगण, हमारे समितियों के सभी पदाधिकारीगण और सभी तीर्थों को मैं दंडवत प्रणाम करता हूं, आप सबको नमन करता हूं। साथियों, ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पिछले 17 दिनों से गीता प्रेमी सज्जन श्रद्धालु 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का यहाँ आनंद ले रहे हैं। हमने यहाँ पर भी देखा है कि जो हमारा क्राफ्ट मेला है, उस क्राफ्ट मेले में हमारे देश के जो जिनके पास कौशल है, ऐसे सब लोगों ने अपने अपने प्रोडक्ट बना करके इस मेले के अंदर
उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं, आम व्यक्ति तक वो पहुंच रही है। और इसी मेले में दुनिया भर के क्राफ्टिस्ट वो भी अपनी दुकान इस मेले के अंदर लेकर के आए हैं। मैं उन सब का स्वागत भी करता हूं, उन सब का धन्यवाद भी करता हूं। और मुझे खुशी है, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव हर जिले में गीता के स्वर भी गूंज रहे हैं। जिला स्तर पर भव्य कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है। एक साथ मनाया जाने वाला यह महोत्सव धार्मिक, सांस्कृतिक, कला एवं संस्कृति का एक अनुपम उदाहरण है। साथियों, हम सब जानते हैं, देश के कर्मयोगी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में कुरुक्षेत्र जब उनका आगमन हुआ था, 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसी पवित्र भूमि से ये बात कही थी कि कुरुक्षेत्र को गीता स्थली के रूप में पहचान दिलाने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। और मुझे खुशी है, प्रधानमंत्री जी के ही मार्गदर्शन में 2016 में गीता अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में संस्कृत गंगा संगम 2025 नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन का समापन समारोह सोमवार को संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और इसे संबोधित किया। ये समारोह गंगा नदी के पवित्र तट पर आयोजित किया गया, जहां संस्कृत भाषा के महत्व और भारतीय ज्ञान परंपरा पर गहन विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा वैश्विक ज्ञान के विकास में संस्कृत का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बाल्यकाल से ही हमने भी संस्कृत का अध्ययन किया है। इस सम्मेलन में जो संस्कृत भाषा की समृद्ध ज्ञान परंपरा के बारे में विचार विमर्श हुआ है, वो अत्यंत प्रशंसनीय है। उन्होंने व्यक्त किया कि इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय मंच युवा पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ते हैं और संस्कृत को समकालीन प्रासंगिकता प्रदान करते हैं। आज के इस अवसर पर इस भव्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारतीय ज्ञान परंपरा, वैश्विक ज्ञान के विकास में संस्कृत का योगदान जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आज यहाँ पर मुझे भी आप सबके बीच में आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए पूरे विश्वविद्यालय परिवार का, सभी आयोजकों का, कुलपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और सच में बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि बाल्यकाल से थोड़ा बहुत संस्कृत में हम लोगों ने भी अध्ययन किया और इस संस्कृत सम्मेलन में जो संस्कृत भाषा की समृद्ध ज्ञान परंपरा के संबंध में भारत और दुनिया से आए हुए जो हमारे विद्वतजन हैं, उनके द्वारा यहाँ पर विचार मंथन किया गया है। मेरा मानना है कि इस प्रकार के आयोजन न केवल संस्कृत भाषा के गौरव को पुनः स्थापित करने की दिशा में सहायक सिद्ध होंगे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों में संस्कृत भाषा के प्रति रुझान बढ़ाने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अच्छा तो ये होता कि मैं भी आपके सामने संस्कृत में ही बोलता, लेकिन अभी चूंकि कक्षा 8वीं के बाद एक क्रम थोड़ा टूट गया, इसलिए मैं अपने को इसमें थोड़ा सा असमर्थ पाता हूँ। और उस समय सीखी गई श्लोक की पंक्तियाँ, व्याकरण के मूलभूत नियम और संस्कृत की मधुरता सच में मुझे आज भी प्रेरित करती है। बहुत सारे श्लोक जो उस समय के मुझे कंठस्थ हैं, वो बाल्यकाल में जो संस्कृत में हम लोगों ने पढ़ाई करी उसी का परिणाम है। जैसे अभी भाई साहब वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे थे,
तो एक श्लोक कक्षा 6 में हमने पढ़ा था, अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वसुधैव तो कुटुम्बकम। तो ऐसे अन्य भी बहुत सारे हैं। भाइयों बहनों, संस्कृत भाषा अन्य भाषाओं की भांति केवल अभिव्यक्ति का साधन मात्र नहीं है, बल्कि ये हमारी संस्कृति, परंपरा, ज्ञान और विज्ञान का मूल आधार है। संस्कृत भाषा के आधार पर ही प्राचीन मानव सभ्यताओं का विकास संभव हो सका है। हम सभी को ज्ञात है कि विश्व की अधिकतर भाषाएं, उनकी जड़ें किसी न किसी रूप में संस्कृत से जुड़ी हुई हैं। और सनातन संस्कृति के वैदिक काल इतिहास को अगर हम देखेंगे तो हमारे समस्त वेद, पुराण और उपनिषद, इसकी रचना संस्कृत में ही की गई है। संस्कृत भाषा अनादि और अनंत है और माना जाता है कि संस्कृत का आविष्कार देवताओं ने किया, इसलिए इसको देववाणी भी कहा जाता है। हमारे यहाँ संस्कृत के बारे में कहा गया है, अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचः एकता मूलकम राष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान पोषकम। अर्थात हमारी संस्कृत भाषा सरस भी है, सरल भी है और संस्कृत अपने विचारों, साहित्यों के माध्यम से ज्ञान विज्ञान और राष्ट्रीय एकता का पोषण करती है। संस्कृत की व्यापकता का प्रमाण इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आयुर्वेद से लेकर योग तक, दर्शन से लेकर गणित तक, साहित्य से लेकर विज्ञान तक और खगोल शास्त्र से लेकर शल्य चिकित्सा तक, प्रत्येक क्षेत्र में जो प्राचीन ग्रंथ हैं वो सभी संस्कृत भाषा में रचे गए हैं। 19वीं शताब्दी में जब कुछ विदेशी विद्वानों ने भारतीय ज्ञान परंपरा के वो संपर्क में आए, तब वो देखकर ये आश्चर्यचकित हो गए कि यहाँ की प्राचीन ऋषि परंपरा, वेद, उपनिषद, दर्शन, गणित, खगोल, साहित्य, व्याकरण जैसे विषयों का कितना व्यापक और गहरा ज्ञान संस्कृत भाषा में सुरक्षित है। अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। आज बात करेंगे दिल्ली के करमपुरा वार्ड की। करमपुरा वार्ड दिल्ली के करोल बाग जोन में आता है, मोती नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके निगम पार्षद पूर्व जोन चेयरमैन रह चुके हैं, वे वरिष्ठ एमसीडी नेता राकेश जोशी हैं। इलाके के नवनिर्वाचित विधायक हरीश खुराना व सांसद बांसुरी स्वराज हैं। करमपुरा एच ब्लॉक इलाके में तमाम तरह की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। इसमें पार्क की कुव्यवस्था, सफाई की अव्यवस्था, साथ ही साथ पार्कों में असामाजिक तत्वों का जमा होना शामिल है। जनता का दावा है कि पार्क और सामुदायिक भवन जुआरियों और शराबियों का अड्डा बन गया है। इलाके की सड़कों की हालत भी जर्जर है। करमपुरा एच ब्लॉक में एक ऐसी दीवार है जिसमें पेड़ उगाया है। दीवार पर एमसीडी द्वारा लिखा गया है कि यहाँ खड़े ना हो, यहाँ गाड़ी खड़ी ना की जाए। जनता का सवाल है, गाड़ियों की चिंता है तो हमारी जान का क्या? हमारी जान की भी तो चिंता की जाए। हालत तब है जब क्षेत्रीय निगम पार्षद अपने फेसबुक पेज पर दावा करते हैं कि एच ब्लॉक की जनता से उन्होंने समस्याओं को सुधारने के लिए बैठक की है, लेकिन बैठक के 10 दिन बीतने को आए, समस्याओं पर सुनवाई नहीं हुई। इलाके के न्यू मोती नगर 28 ब्लॉक की जनता के सामने पानी की समस्या, सीवर की समस्या, गलियों की और पार्कों की दुर्दशा की समस्या है। वहीं B1 ब्लॉक में इन तमाम समस्याओं के साथ साथ कार पार्किंग की भी समस्या सामने आ चुकी है। क्योंकि दिल्ली की नई सरकार को बने हुए 8 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, ऐसे में जनता की विधायक हरीश मदनलाल खुराना से भी अपील है कि वह इन पर ध्यान दें। जहां एक और करमपुरा जोन रामा रोड पर हो रहे अवैध निर्माणों के लिए बदनाम होता जा रहा है, वहीं जिनकी जिम्मेदारी है वो शुतुरमुर्ग की भांति आंख बंद करके बैठे हैं। दूसरी ओर जमीनी स्तर पर जनता परेशान हो रही है। आप खुद देखें करमपुरा वार्ड की कहानी क्षेत्रवासियों की जुबानी। मोती नगर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड करमपुरा 89 में हम इस समय तो आई जानते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग, उन्हीं से पूछते हैं उन्हीं की एरिया के समस्याओं के बारे में क्या कहते हैं। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र कुमार जी, आपके क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? यहाँ तो सारी ही समस्याएं हैं जैसे, और यहाँ तो ना निगम पार्षद सुनता और ना ही एमएलए सुनता।
और जब से जीत गए हैं ना, जीतने के बाद कोई इधर दर्शन नहीं दे रहा। अच्छा। और इतनी समस्याएं आप देख लो, पार्क का चाहे हाल देख लो, चाहे हमारे रोड का देख लो, रोड टूटे हुए हैं, पार्क में बैठने लायक नहीं है। पार्क ना होके अब ये जंगल बन चुका है। वो एक फुहारा था हमारा, जो कि सन 2000 में खुराना जी जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने लगवाया था, और 24 साल फुहारा चलता रहा। लेकिन अब साल भर से फुहारे की लाइट ही कट चुकी है और फुहारा बंद हो चुका है। जब से ये निगम पार्षद जी जीते हैं, हमारा फुहारा बंद हो गया। फाउंटेन के लिए हमने विधायक जी को भी बोला है और निगम पार्षद को भी बोला है। सब बातें तो कर, हाँ जी करा देंगे, लेकिन करवाता कोई नहीं। जनता को ये है कि अगर ये फुहारा चल जाए तो यहाँ गर्मी में बहुत लोग जो आके बैठते थे, ये पार्क साफ था। आज से अगर 1 साल पहले देखते, 2 साल पहले, तो ये पार्क सबसे अच्छा पार्क था, और अब 2 साल में ये पार्क का सत्यानाश हो चुका है। जी, आपके क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं? भाई साहब जी, मेरा नाम चंदन सिंह है। मैं आए 381 में रहता हूँ जी। मेरे आगे जितने भी ये कई साल हो गए यहाँ रोड ही नहीं बन रहे हैं, सारे रोड टूटे फूटे हैं। यहाँ पार्क सारा गंदा हुआ पड़ा है, इसकी कोई सोच सफाई कोई नहीं है। ये बेंच है, ये यहाँ पे ये सब टूटे फूटे हैं। यहाँ तो कोई सुविधा ही नहीं हुई है, यहाँ तो और ज़्यादा गंद हो गया। आम आदमी पार्टी में थे, कुछ आदमी वर्कर थे, वो कर जाते काम, और वो भी बंद हो गया। तो हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि धन्यवाद है आपका, आप हमारी रिपोर्ट आगे पहुंचाएं जी, ताकि हम उसके ऊपर हमारे नेता लोग गौर करें, हमारे कॉलोनी की सफाई ठीक रखें और हम स्वतंत्र रहें। यहाँ जानवर भी बहुत हो गए, कुत्ते तो बहुत हो गए, हर गली में तो ढेर लगे पड़े हैं कुत्तों के। जी सर, बताएं आपका मेरा नाम बलवंत सिंह है। हाँ, आपके क्षेत्र में हमारे क्षेत्र की सारी समस्या ही है। क्या क्या बताइए? समस्या तो बहुत है, दारू पी के यहाँ लोग बैठे होते हैं, जुआ यहाँ खेलते हैं पार्क में। समस्या तो ये है कि ना सफाई होती है ना काम है। समस्या तो बहुत है भाई, ना सफाई तो इन समस्याओं को आपने प्रशासन से कोई गुहार? ऐसा प्रशासन से क्या सबसे कर ली है, कोई नहीं सुनता। 2 दिन ठीक होता है, उसके बाद सारी समस्या वहीं के वहीं है। मेरा नाम है नक्षत्र मिश्रा, मैं आई ब्लॉक में ही रहता हूँ। यहाँ हमें शाम को खेलने में ना दिक्कत होती है। यहाँ सारे जुआरियाँ बैठे रहते हैं, यहाँ ड्रिंक करते हैं बस, और यहाँ पार्क में खेलने की जगह भी नहीं देते, और यहाँ जगह भी नहीं देते। अच्छा। यहाँ सांप वाप अक्सर निकलते हैं। अच्छा। अभी परसों भी निकला इतना सांप जहरीला, वो तो यहाँ के बंदों ने बोतल में बांध के उसे कहीं फेंका है। अच्छा अच्छा। नहीं तो हमें तो वो किसी दिन भी काट लेगा। जो क्या क्या समस्याएं हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके में? हाँ जी, यहाँ पे रात को जैसे घूमते हो तो लाइट नहीं जलती है और साफ सफाई नहीं होती, और लोग दारू पीते रहते तो हमें डर लगता है कि हम कैसे जाएं, कहीं कुछ कह ना दे हमें। इन सब चीज़ों का समस्या रहती है, और सड़क भी वैसे ही टूटी फूटी है, फुहारा नहीं चलता है, साफ सफाई तो बिल्कुल नहीं है, पेड़ों को छटाई नहीं होती है, सब यही समस्या है सारी। सर, यहाँ समस्याएं एक हो तो बताया जाए। यहाँ समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। सारा दिन बच्चे शराब पीते हैं, तो सारा दिन यहाँ पे गलत गतिविधियों में कह सकते हैं सारा कुछ यहाँ पे होता है। और जाते यहाँ तक यहाँ पे MCD वालों का सवाल है, आप पटरी देख सकते हैं, पार्क की हालत देख सकते हैं, फवारा देख सकते हैं। यहाँ कहीं कोई काम नहीं होता, कोई एक पर्सन आके काम नहीं करता। सड़कें यहाँ कम से कम 15-15 सालों से बनी नहीं हुई, इसमें इतने गड्ढे हैं कि आए दिन मैं आपको बता सकता हूँ एक्सीडेंट होते रहते हैं। हर रोज़ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दुर्घटना का सबब यहाँ बना रहता है। किस वजह से? क्योंकि यहाँ कोई काम नहीं होता। पर अब यहाँ पे राजनीतिक उपेक्षा के कारण यहाँ ऐसा हाल हो गया है कि ना तो लेडीज़, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग कोई आके यहाँ नहीं आना चाहता। पूरे सारा घास वास सब हट चुकी है, कुछ नहीं है यहाँ पे। तुम्हारे गटर भराए रहते हैं, गटर नहीं खोलते। हम बोलने कंप्लेन देने जाते हैं तो हाँ जी आएंगे हम, अभी अब चलो हम आते हैं, लेकिन कोई नहीं आता। और पार्क हमारा इतना गंदा है, देखो इतनी पोटियाँ, ये पेड़ वेड़, कोई धूप नहीं, कुछ नहीं, हम बैठ नहीं सकते, 2 मिनट खड़े नहीं हो सकते। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।